हेलो दोस्तों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग रीजनिंग में एक नया चैप्टर की शुरुआत किया था जिसका नाम था सिलोजिज्म यानी न्याय संगत या न्याय निगमन। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न आते हैं। और यदि आपने वीडियो यानी जितने वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, यदि आप सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी यहाँ से जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो आज के बाद गलत नहीं होंगे। मैंने ये चीज़ पहले से ही बता दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से आप समझिएगा कि ये चैप्टर इस चैप्टर को मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें पूरा बताया गया था। तो आज मैं उसी बेसिक इन्फॉर्मेशन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको मैं 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने वहाँ पास बताया था कि आपको कुछ चीज़ें याद होना चाहिए इस चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिए, पहला चीज़ मैंने बताया था नियम फर्स्ट, मैंने बताया था नियम फर्स्ट। नियम फर्स्ट में मैंने बताया था कि कुछ वर्ड होते हैं जो हर एक स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन में यूज होते हैं, यानी हर एक कथन और निष्कर्ष में प्रयोग होते हैं। तो उस वर्ड्स के लिए कुछ वैल्यू रटना होता है, जो चीज़ें हमको याद ही होना चाहिए। तो यहाँ पास आप समझिएगा कि अगर आपके पास स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में आल शब्द आए, आल यानी सभी शब्द आए, सभी, तो सभी के लिए आपको याद रखना होगा कि सब्जेक्ट, मैंने बताया था कल के वीडियो में कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पर आल के लिए आपको 100 याद रखना है और ऑब्जेक्ट के लिए 50 याद रखना है। आल के स्थान पर अगर आल शब्द आता है तो आल के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर 100 और ऑब्जेक्ट के स्थान पर 50 याद रखना है। अगर सम शब्द आएगा, सम यानी कुछ अगर शब्द आता है तो कुछ के लिए आपको याद रखना है 50-50। अगर सम नॉट आता है, सम नॉट यानी कुछ नहीं, कुछ नहीं आता है तो आपको 50-100 याद रखना है, 50-100। ठीक है, और तीसरा है नन, नो आप कह सकते हैं या नन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नन या नो यानी कोई नहीं, तो कोई नहीं के लिए आपको याद रखना है 100। मैंने ये बताया था कि ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन इसके नहीं कर पाएंगे। तो इतना चीज़ तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अगर आल लिखा हुआ है, आल यानी सभी से स्टार्ट है, तो समझ लीजिएगा कि वो पॉजिटिव होगा, वो कथन या निष्कर्ष पॉजिटिव कहलाएंगे। ठीक है, अगर सम है तो सम ये भी पॉजिटिव होंगे, अगर सम नॉट है तो ये निगेटिव होगा, अगर नन है तो ये भी निगेटिव होगा। यानी 2 प्रकार के निष्कर्ष बनते हैं, एक तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। ठीक है, ये 2 ही प्रकार के होंगे। अब यहाँ से आपको ये समझना है, फिर नियम नंबर 2 मैंने क्या बताया था, नियम नंबर 2, नियम सेकंड मैंने बताया था कि यदि आपके पास स्टेटमेंट में यहाँ लिख देता हूँ पहले, स्टेटमेंट यानी कथन, ठीक है, और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो नियम नंबर 2 मैंने बताया था, यदि आपके पास स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, यदि आपके पास स्टेटमेंट्स यानी कथन पॉजिटिव है तो इससे बनने वाला जो निष्कर्ष होगा वो भी पॉजिटिव होगा। यदि आपके पास कथन निगेटिव है तो इससे बनने वाले निष्कर्ष भी निगेटिव होंगे। मैंने ये चीज़ बताया था। ठीक है, तो ये नियम नंबर 2 था। नियम नंबर 3 मैंने क्या बताया था, थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। नियम नंबर 3 क्या था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नियम 3। तो नियम 3 मैंने बताया था कि खर्च और इनकम,
इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब आय और खर्च, आय और खर्च। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से थोड़ा समझिएगा कि इनकम हम चेक करते हैं स्टेटमेंट्स में, जो स्टेटमेंट्स में जो भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो भी लिखे होते हैं वो एक प्रकार के इनकम होते हैं, और जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम चेक करते हैं कंक्लूजन में, ठीक है। जो भी कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं वो एक प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं। अब ध्यान समझिएगा, मैंने बताया था कि यदि मान लीजिए कोई भी 100 रुपये कमा रहा है, किसी की इनकम 100 रुपये है, तो खर्च कितना कर सकता है, 100 रुपये कर सकता है, ठीक है। अगर किसी की इनकम 100 रुपये है तो 100 रुपये आसान से खर्चा कर सकता है। अगर किसी की इनकम 100 रुपये है तो क्या वो 50 रुपये नहीं कर सकता, 50 रुपये भी कर सकता है। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि यदि मान लो कोई 50 रुपये ही कमाता है तो क्या 100 रुपये वो खर्चा कर पाएगा, तो कहेंगे नहीं खर्च कर पाएंगे। भाई 50 रुपये कमा रहा है तो 100 रुपये से खर्चा करेगा। अगर कोई 50 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपये ही खर्चा कर पाएगा। ये मैंने कल 3 नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम मैंने बताया था, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पास एक स्टेटमेंट्स लिख दिया और कुल मिलाकर 8 मैंने निष्कर्ष बना दिया, यानी कंक्लूजन लिख दिया। अब यहाँ पास आप ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पास कथन कह रहा है कि सभी आम सेब हैं, ठीक है। तो यानी इससे जो भी निष्कर्ष बनाए जाएंगे वो समझ लीजिए वो सब पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये हमारा जो स्टेटमेंट यानी जो कथन है वो पॉजिटिव है। जो भी यहाँ पास पॉजिटिव होंगे वही बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अब ध्यान समझिए, देखिए ये कैसा है, कहोगे पॉजिटिव है। ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। ये कैसा है, ये निगेटिव है। ये कैसा है, ये भी निगेटिव है। ये कैसा है, ये भी निगेटिव है। ये भी निगेटिव है। यानी पॉजिटिव वाले सही हो सकते हैं, लेकिन जो निगेटिव बन गए वो सब गलत हैं। तो यानी इसको भी देखते ही गलत कर दीजिए, इसको भी गलत कर दीजिए, इसको भी गलत कर दीजिए, इसको भी गलत कर दीजिए। अब देखिए सब गलत हो गए, ठीक है। अब यहाँ पास जो पॉजिटिव क्या ये सही हो सकते हैं, तो अब इसको हम चेक करते हैं वैल्यू पुट करके। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान समझिएगा, यहाँ पास ये बताइए सभी के लिए मैंने क्या बताया। सब्जेक्ट के लिए आपको 100 याद करने के लिए मैंने कहा था, और ऑब्जेक्ट के लिए 50 याद करने के लिए कहा था। तो सब्जेक्ट के लिए 100 हो गया, 50 हो गया ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पास ये वाला चेक करिए क्या सही है गलत है। तो ये बताइए कुछ के लिए क्या होता है, कहोगे 50-50 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ समझिए, अगर आम 100 रुपये कमा रहा है तो क्या 50 रुपये खर्चा नहीं कर सकता है, कर सकता है। सेब 50 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपये सेब खर्चा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास ये बताइए अगर 100 रुपये कमा रहा है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 रुपये कमाएगा तो 100 रुपये खर्चा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये सही है, ठीक है। अब इसमें देखिए 50-50 आया तो अब चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये भी सही हो जाएगा। सभी आया तो सभी आम यहाँ पास 100 रुपये है, यहाँ पास 50 रुपये किसका है, सेब का है। तो यहाँ पास देखिए 100 रुपये आम कमा रहा है, खर्च भी 100 रुपये कर रहा है। सेब 50 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये खर्च कर रहा है, ये भी सही है, ठीक है। अगर इसको देखें तो सभी सेब आम है, ठीक है। तो यहाँ पास सेब कितना हो गया 100 रुपये, और आम कितना हो गया 100 रुपये, सॉरी 50 रुपये। आम कितना हो गया 50 रुपये। तो यहाँ पास अगर हम देखें तो 100 रुपये सेब है, ठीक है, जबकि कमा कितना रहा है 50 रुपये। भाई कथन में 50 रुपये जो कमा रहा है ये कमाई है, ठीक है, यानी उसका इनकम है। तो इनकम 50 रुपये है और खर्च कितना करना चाह रहा है 100 रुपये। तो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 2-3 स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए ये वाला अगर देखोगे, ये वाला इसको स्टार बना लीजिए, ठीक है। ये री स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट को ही सीधा सीधा कंक्लूजन में लिख दिया गया, तो इसको हम गलत मानेंगे।
क्योंकि हर जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सब री स्टेटमेंट्स को गलत मानता है, ठीक है, बैंक को केवल छोड़कर बैंक इसको सही मानता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर री स्टेटमेंट आता है और आप बैंक के छोड़कर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसको आप री स्टेटमेंट को आप गलत मानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं और निष्कर्ष आपके वही हैं पूरे। तो ये बताइए कुछ आम सेब है, ये कैसा निष्कर्ष है? पॉजिटिव। तो यानी निगेटिव वाले सब गलत हो गए पहले से ही है, ठीक है, निगेटिव वाले पहले से ही गलत हो गए। अब ध्यान से यहाँ पास समझिएगा, अगर निगेटिव वाले पहले से ही गलत हो गए तो पॉजिटिव वाले को हम चेक करते हैं क्या पॉजिटिव वाले सही हो सकते हैं। देखिए निगेटिव तो मैंने पहले से ही गलत कर दिया, पूरा निगेटिव गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास जो कथन है वो पॉजिटिव है। तो ये बताइए आप, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, ये तीसरा था और ये चौथा था, ठीक है, ये इतने थे। तो यहाँ पास आप ये बताइए कुछ आम सेब हैं, ठीक है, तो यहाँ पास वैल्यू कितना है? कहोगे 50-50 है, तो खर्च कितना हो रहा है? 50-50, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये, ठीक है। इसमें देखते हैं 50-50 खर्च है, वैल्यू भी 50-50 है, कोई दिक्कत चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सही है। लेकिन जब यहाँ पास देखते हैं तो यहाँ पास 100-50 हो जाता है। आम यहाँ पास 50 रुपये कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है? 100 रुपये खर्च कर रहा है, इसलिए हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पास देखती है सभी सेब आम है, तो सभी सेब आम हैं, तो यहाँ पास देखिए आम 100 रुपये, सॉरी सेब 100 रुपये खर्च कर रहा है, जबकि कमा कितना है? 50 रुपये, इसलिए गलत हो गया। और ये सब तो पहले गलत हो गए थे, यानी अब की बार जो आंसर आया है पहला दूसरा सही है और सब गलत हैं, ठीक। तो हमारा आंसर ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब मैं कथन को कुछ और चेंज करता हूँ, यहाँ पास कथन को मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए कोई आम सेब नहीं है, सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, मेरा कथन ये हो गया, ठीक है, कोई आम सेब नहीं है। अब बताइए कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। कह रहा है कि कोई आम सेब नहीं है, ये निगेटिव स्टेटमेंट्स है। अगर निगेटिव स्टेटमेंट्स है तो मैंने नियम बताया था कि अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट्स निगेटिव है तो उससे बनने वाले जितने भी रिजल्ट यानी जितने भी निष्कर्ष होंगे वो भी निगेटिव होंगे। तो ये बताइए यहाँ जो पॉजिटिव वाले हैं तो पहले से ही गलत हो गए, ये पहले से ही गलत हो गए, गलत, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं, तो कोई आम सेब नहीं है, तो अभी इसको गलत नहीं कह सकते, ये सब निगेटिव वाले हैं तो अभी गलत नहीं कह सकते हैं। अब हम वैल्यू चेक करते हैं, तो ये बताइए 100 यहाँ पास, अगर आपको 100 वैल्यू दिख गया तो कुछ ज़रूरत ही नहीं चेक करने की, आपको यहाँ पास री स्टेटमेंट देखना है बस, ठीक है। कोई आम सेब नहीं सही है, कोई कुछ आम सेब नहीं, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ से देख लीजिए क्या कोई री स्टेटमेंट है क्या? कोई आम सेब नहीं, ये री स्टेटमेंट है, इसलिए मैं इसको गलत कर रहा हूँ और 3 हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पास 100 आ गया तो वैल्यू चेक करने की जरूरत क्या है, आराम से 100-50-100 आराम से खर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी ये सब सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन और लिखते हैं। आपके पास ये एक स्टेटमेंट्स मैंने लिख दिया और 8 निष्कर्ष लिख दिया। अब यहाँ पास मेरे प्यारे बच्चे समझिएगा, कुछ आम सेब नहीं, कैसा मतलब स्टेटमेंट है निगेटिव। जब ये निगेटिव स्टेटमेंट्स है तो यानी इससे बनने वाले जो भी निष्कर्ष होंगे वो भी निगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव वाले तो पहले से गलत हो गए, ये लीजिए पॉजिटिव वाले गलत हो गए। अब इसकी हम बात करते हैं, ये निगेटिव है, तो अब यहाँ पास वैल्यू आपको चेक करना होगा। तो वैल्यू कितना होता है? 50-100। तो आम 50 रुपये कमा रहा है तो खर्च 50 रुपये ही करेगा। कोई आम तो यहाँ पास 100 है, जब 100 तो ये गलत हो गया, क्योंकि आम यहाँ पास 100 रुपये खर्च कर रहा है, जबकि कमा कितना रहा है? 50 रुपये। अब यहाँ पास देखिए कुछ आम सेब नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पास 50 और यहाँ पास 100, तो आम 50 रुपये वहाँ पास खर्च कर रहा था, ठीक है। अब देखिए री स्टेटमेंट हो गया, कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है, इसलिए गलत हो गया क्योंकि री स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है, वही चीज़ है, तो ये भी गलत हो गया, कुछ आम सेब नहीं है, ठीक है, री स्टेटमेंट हो गया, ये भी गलत हो गया। कोई सेब आम नहीं है, तो यहाँ पास देखिए 100 और ये 100, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पास 50-100 था। अगर आपके पास निष्कर्ष ये लिखा होता कुछ सेब आम है, अगर यहाँ पास ऐसे होता कुछ सेब आम है, ठीक है, अगर ऐसे आपके पास निष्कर्ष होता तो ये सही माना जाता, ये हमारा सही माना जाता। क्यों माना जाता? क्योंकि सेब यहाँ पास 100 रुपये कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है? 50 रुपये, 50 और 100, फिर भी गलत माना जाएगा क्योंकि यहाँ पास आम 50 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये खर्च कर रहा है, सेब 100 रुपये कमा रहा है और
100 रुपये खर्च कर रहा है, तब भी ये गलत माना जाएगा, इस तरह भी गलत माना जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक स्टेटमेंट से बनने वाले निष्कर्ष को मैंने पूरी अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब हम लोग दो स्टेटमेंट से बनने वाले निष्कर्ष को समझेंगे। ठीक, अब हम लोग सीखने वाले हैं दो स्टेटमेंट से बनने वाले निष्कर्ष। तो दो स्टेटमेंट से या दो से अधिक स्टेटमेंट से जो भी निष्कर्ष बनते हैं उसको हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। मैंने ये चीज़ बताया था। तो यहाँ पास मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन या अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। निष्कर्ष तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पास आप समझिएगा, इसके दो नियम होते हैं। इसके कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बनाने के दो नियम हैं, ध्यान से यहाँ पास समझिएगा। तो अभी मैं केवल दो स्टेटमेंट से बनाने वाले निष्कर्ष को बताऊंगा कि दो स्टेटमेंट से निष्कर्ष कैसे बनते हैं, फिर 3 से कैसे बनते हैं, फिर 4 से कैसे बनते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, तो ध्यान से यहाँ पास समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पास सबसे पहला नियम ये है, तो पहला नियम मेरे प्यारे बच्चों ये है कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बनाने के लिए कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नियम नंबर 2, तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नियम ये है कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष तभी बनते हैं जब दोनों कथनों में कम से कम एक शब्द कॉमन हो। ठीक है, दोनों कथनों में एक शब्द कम से कम कॉमन होने चाहिए, यानी उभयनिष्ठ होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए। नियम नंबर 3, तो तीसरा नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा नियम ये है कि कम से कम एक कॉमन शब्द की वैल्यू यानी का मान 100 होना चाहिए। जो भी कॉमन शब्द है उसका एक का मान कम से कम 100 होना अनिवार्य है। ठीक है, अब नियम नंबर 4, नियम 4। तो नियम 4 क्या कहता है, यहाँ पास समझिए। नियम 4 ये कहता है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट, ध्यान समझिए, स्टेटमेंट यहाँ पास लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पास कंक्लूजन लिख देता हूँ, कंक्लूजन। ठीक है, स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन। देखिए, नियम नंबर 4 ये कहता है कि यदि मान लेते हैं आपके पास पहला जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो इससे बनने वाला जो निष्कर्ष होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इससे बनने वाला निष्कर्ष भी पॉजिटिव होंगे। अगर स्टेटमेंट्स आपके पास स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट्स आपके पास पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट्स आपके पास निगेटिव है, तो इससे बनने वाला जो निष्कर्ष होगा वो भी निगेटिव होगा। ठीक है, इससे बनने वाला निष्कर्ष कैसा होगा? निगेटिव होगा। अगर आपके पास पहला स्टेटमेंट्स निगेटिव और दूसरा स्टेटमेंट्स पॉजिटिव, तो इससे बनने वाला निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। ठीक है, इससे बनने वाला निष्कर्ष निगेटिव होगा। अगर आपके पास पहला स्टेटमेंट्स निगेटिव और दूसरा स्टेटमेंट्स भी निगेटिव, पहला स्टेटमेंट्स निगेटिव दूसरा स्टेटमेंट्स भी निगेटिव, तो इससे बनने वाला रिजल्ट जो होगा वो नो रिजल्ट होगा, यानी कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। तो मैंने क्या बताया, यदि आपके पास पहला स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, तो इससे बनने वाला निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। दूसरा मैंने बताया कि यदि पहला स्टेटमेंट्स पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट्स निगेटिव, तो इन दोनों से जो भी निष्कर्ष बनेंगे वो निगेटिव बनेंगे। फिर मैंने क्या बताया कि पहला स्टेटमेंट्स निगेटिव है, दूसरा स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, तो इससे मिलकर बनने वाला निष्कर्ष निगेटिव होगा।
फिर इसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट बताया, इसको याद रखिएगा, अगर पहला भी नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव तो इससे बनने वाले निष्कर्ष भी नेगेटिव, मतलब इससे बनने वाले निष्कर्ष नेगेटिव नहीं होंगे, नो रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताया और इसके क्वेश्चन हम लोग कल या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को आज हम यहीं पास रोकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।